गरीब माँ की बेटी की शादी। कमला अपने पति दीपक और बेटी संध्या के साथ बनारस शहर में रहती थी। दीपक किसी अच्छे कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी और बेटी का अच्छे से ख्याल रखता था। कमला संध्या को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक मानो कमला की खुशियों में किसी की नजर लग गई। दीपक को दोस्तों के साथ नशा करने की आदत लग गई थी। वो अक्सर दोस्तों के साथ शराब और पार्टियों पर पैसे उड़ाने लग गया था। दीपक रोजाना देर रात नशे की हालत में घर लौटता था। तभी एक दिन दीपक आधी रात को नशे की हालत में घर लौटता है और उसे देखकर कमला गुस्से में कहती है, ऐसा आप कब तक करते रहोगे? शराब पी पी कर आपकी सेहत खराब होती जा रही है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे जो मन में आएगा मैं वो करूँगा। अगर तुझे यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। दीपक की शराब पीने की गंदी आदत बढ़ती जा रही थी। हर समय नशे में रहने की वजह से वो ठीक से काम भी नहीं कर पाता था और एक दिन कंपनी के मालिक उसे काम से निकाल देता है। नशे की लत इतनी बढ़ गई थी कि धीरे धीरे दीपक अपना सब कुछ बेच दिया था, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और कमला और संध्या को लेकर किराए की मकान में रहने लगा। कमला ये सब सोचकर बहुत ही परेशान रहने लगी थी। तभी एक दिन संध्या के स्कूल से फीस के लिए फोन आता है और कमला सोचने लगती है, अरे मैं संध्या के स्कूल में फीस जमा करने के लिए कहाँ से पैसे लाऊं? कमला ये सब सोच ही रही थी कि तभी संध्या वहाँ पर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो ना। हाँ बिटिया रुक जाओ, मैं अभी दाल लेकर आती हूँ और तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दाल चावल बनाती हूँ। हाँ माँ, मुझे आपके हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म दाल चावल बहुत पसंद है। आप जल्दी से मेरे लिए दाल चावल बना दीजिए। तभी कमला की सहेली अनुराधा का फोन आता है। अनुराधा के बार बार पूछने पर कमला अपनी सारी परेशानी बता देती है। अनुराधा, बस यही सब सोच रही हूँ कि संध्या के स्कूल का फीस कहाँ से भरूं और घर का खर्चा कैसे चलाऊं। अरे कमला तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले ये बता अभी तू है कहाँ? घर में खाना बनाने के लिए राशन नहीं था और संध्या को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए दाल चावल लेने जा रही हूँ। अरे खाने से याद आया कि तू छोले चावल कितना स्वादिष्ट बनाती थी। याद है तुझे? तेरे हाथों के बने हुए छोले चावल खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। तो छोले चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती, जिससे तुम्हारी कुछ कमाई भी हो जाए और तू अपना घर का खर्चा भी उठा पाएगी। अनुराधा की इस बात से कमला को उम्मीद का एक किरण मिली, लेकिन वो सोच रही थी कि वो ये सब कैसे करे। अगले दिन कमला छोले चावल बनाती है और पतीले में लेकर चौराहे पर बैठ जाती है। पूरे दिन कमला धूप में बैठी रहती है, लेकिन किसी ने भी उसका छोले चावल नहीं खरीदा। शाम को वो वापस घर आ जाती है और वो उदास होकर रोने लग जाती है। अब मैं क्या करूं भगवान? कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब मुझे हिम्मत दो भगवान, ताकि अपने घर का खर्चा उठा पाऊं। माँ आप उदास मत हो माँ, जब मैं कभी परीक्षा में पास नहीं होती हूँ तो आप ही तो कहती हो कि दोबारा मेहनत करो। आप भी कल दोबारा से छोले चावल बनाकर बेचने की कोशिश करना माँ। मेरी बेटी तू कितनी समझदार हो गई है। तू सही कह रही है बेटी, मैं कल दोबारा से कोशिश करूँगी। कमला दूसरे दिन भी दोबारा से छोले चावल बेचने जाती है। पूरे दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता है। कमला उदास होकर बैठी रहती है। तभी उसके पास एक आदमी आकर कहता है, अरे बहन जी, आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास खाने की सारी दुकानें बंद हो गई है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। जी हाँ भाई साहब, मेरे पास छोले चावल है। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए छोले चावल का प्लेट लगा देती हूँ। बहन जी भूख में तो कुछ भी खाने को मिल जाए, सब कुछ अमृत है। एक प्लेट छोले चावल कितने की दे रही हो आप? एक प्लेट 30 रुपए की है। ठीक है, आप एक प्लेट दे दीजिए। कमला छोले चावल की एक प्लेट तैयार करती है और आदमी के हाथ में दे देती है। आदमी जैसे ही छोले चावल का एक निवाला मुंह में डालता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कमला से कहता है, अरे वाह बहन जी, क्या बात है, छोले चावल तो बहुत ही टेस्टी है। वैसे आज से पहले आपको यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत बार यहाँ आया हूँ। जी भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी 2 दिनों से ही छोले चावल बेचना शुरू की हूँ।
पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन पूरे दिन में एक ही प्लेट छोले चावल बिका था। लेकिन उस एक प्लेट के छोले चावल के पैसों से कमला को बहुत हिम्मत मिलती है और फिर कमला दूसरे दिन भी उसी जगह पर छोले चावल का पतीला लेकर बैठ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद पिछले दिन वाला ग्राहक फिर से आता है और इस बार वो अपने साथ अपने दोस्त को भी लेकर आया था। अरे बहन जी, आपने पहचाना मुझे? कल मुझे आपके छोले चावल बहुत अच्छे लगे, इसलिए आज मैं अपने दोस्त को भी साथ लेकर आया हूँ। आप 2 प्लेट छोले चावल लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ भाई साहब। ऐसे ही धीरे धीरे कमला के पास ग्राहक आना शुरू हो जाता है और उसकी कमाई शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों में कमला के पास संध्या के स्कूल का फीस जमा करने के पैसे जमा हो गए थे। कमला संध्या के स्कूल का फीस भरना चाहती थी। उसी रात कमला अपने पति से छुपाकर संदूक में पैसे रख रही थी। तभी अमर देख लेता है और गुस्से में बोलता है, ओए महारानी, ये संदूक में क्या छुपा रही है? दिखा मुझे, जल्दी दिखा। वो मैं संध्या के स्कूल के फीस के लिए पैसे जमा कर रखे हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम ये पैसे मत लो। देख, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तू जल्दी से ये रुपए मुझे दे दे। अमर कमला से रुपए छीन कर ले जाता है। कमला रोने लगती है और वो सोचती है कि ऐसे तो वो कमाए हुए सारे रुपए दोस्तों के साथ शराब में उड़ा देंगे। कमला को संध्या के भविष्य के लिए पैसे इकट्ठे करने थे। धीरे धीरे कमला का काम बढ़ जाता है और वो पहले से ज्यादा छोले चावल बनाकर बेचने लगी। ऐसे ही समय बीतते जाता है और अब संध्या भी बड़ी हो गई थी। पैसों की कमी के कारण संध्या आगे नहीं बढ़ पाती है और वो अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। ऐसे ही काम करते करते कमला की उम्र बीतती गई, लेकिन अभी भी उसके सर पर एक जिम्मेदारी थी। वो थी संध्या की शादी। एक दिन कमला की सहेली अनुराधा कमला से मिलने आती है। कमला को देखकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कमला से कहती है, कमला, ये तो अपनी कैसी हालत बना ली है। अरे अनुराधा, आ बैठ। अनुराधा, तो मेरी बेटी से मिल। ये मेरी बेटी संध्या है। संध्या, ये तुम्हारी मौसी अनुराधा है। नमस्ते अनुराधा मौसी, माँ आपको हमेशा याद करती है। कमला, मैं तुम्हारी संध्या के लिए रिश्ता लेकर आई थी। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। संध्या उस घर में बहुत खुश रहेगी और तुझे भी संध्या की कोई चिंता नहीं रहेगी। अनुराधा, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है, संध्या की अच्छे घर में शादी हो जाए। मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या होगी। ठीक है, फिर मैं लड़के वालों से बात करती हूँ। कमला को अनुराधा की बातों पर तसल्ली हो जाती है कि संध्या की शादी अब हो जाएगी। एक गरीब माँ को अपनी गरीब बेटी की शादी करना सबसे बड़ी चिंता होती है। अनुराधा संध्या की शादी का रिश्ता पक्का कर देती है। शादी के पैसे जोड़ने के लिए कमला सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती है। एक दिन कमला जब घर वापस लौट रही थी, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो रास्ते में गिर जाती है। संध्या जब ये सब देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोते हुए कमला को उठाने लगती है और बोलती है, माँ, माँ, क्या हुआ आपको? माँ, अपनी आंखें खोलो माँ। अरे कोई मेरी मदद करो माँ। संध्या के चीखने की आवाज को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कमला को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कमला की चेकअप करते हुए मायूस होकर संध्या से कहता है, आई एम सॉरी संध्या, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर की ये बातें सुनकर संध्या फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ पर अमर भी आ जाता है और कमला के पास बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगता है। तभी संध्या अपने बापू से कहती है, बापू, मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाना। सिर्फ आपकी वजह से मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कमला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये कहते हुए अमर कमला का अंतिम संस्कार करता है और अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लग गया। संध्या अपनी माँ को याद कर उदास बैठी रहती थी। अमर भी अब अपनी बेटी संध्या की शादी को लेकर चिंता में रहने लग गया था और अब वो काम करना चाहता था, लेकिन उसकी बुरी आदतों की वजह से कहीं भी उसे कोई काम पर नहीं रखना चाहता था। तभी एक दिन अनुराधा कमला से मिलने आती है। अनुराधा को कमला की मरने की बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो अमर से संध्या की शादी के बारे में बताती है। देखिए अमर जी, अब संध्या की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लड़के वाले जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। आप सोच समझकर जल्द ही जवाब दीजिएगा। इतना कहकर अनुराधा वहाँ से चली जाती है
अनुराधा के जाने के बाद अमर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि शादी के लिए उसके पास एक भी रुपए नहीं होते जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर पाए। वो दुखी होकर रोने लगता है और अपनी पत्नी को याद करने लगता है। तभी एक आदमी अमर के दरवाजे पर आकर आवाज लगाता है। अमर दरवाजे पर जाता है। तभी वो आदमी अमर से बोलता है, जी भाई साहब नमस्ते, मेरा नाम प्रमोद है। कमला जी के बारे में पता चला तो बहुत दुख हुआ सुनकर। जी बोलिए, आपको कोई काम था क्या कमला से? जी, मैं जरूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूँ। कमला जी अपनी बेटी की शादी के लिए मेरे पास पैसे जमा की थी। आज मैं वही पैसे देने आया हूँ। ये लीजिए उनके जमा किए हुए पैसे। ब्याज लगाकर पूरे 5 लाख रुपए उनके बैंक में जुड़े हुए थे। अमर अपनी पत्नी कमला को याद करके रोने लगता है और बोलता है, कमला, तुमने जाते जाते भी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभाती गई। संध्या बेटी, ये रही तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा। ये सब देखकर संध्या रोने लगती है। अमर उन पैसों को संध्या की शादी में लगा देता है और संध्या को ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा कर देता है। सोने की साड़ी और हीरो के लहंगे का झरना। बहुत समय पहले की बात है। सेवकपुर नामक गांव में 2 सहेलियां सिमरन और कोमल रहा करती थी। दोनों बहुत ही गरीब थी। दोनों जंगलों से फल तोड़ा करती थी और उन्हें मार्केट में ले जाकर बेचा करती थी। फल फ्रूट्स बेचकर जो भी वो कमाती उससे वो अपने घर खर्च चलाती थी। ताजे ताजे फल खरीद लो, फल खरीद लो, फल, ताजे ताजे फल, एक बार ले जाओगे तो बार बार आओगे, फल ले लो फल। अरे यार सिमरन, हम सुबह से फल फ्रूट्स बेचने इस तेज धूप में खड़े हैं और ग्राहक है कि आ ही नहीं रहे। इतनी मेहनत के साथ हम फल तोड़कर लेकर आए, लेकिन सुबह से अभी तक मेरी बोनी तक नहीं हुई। हाँ, तुम सही कह रही हो। सुबह से खड़े खड़े थक गई और मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। और अगर आज हमारे ये फल फ्रूट नहीं बिके तो हम अपने घर वालों को क्या खिलाएंगे? दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही होती है। तभी सिमरन के ठेले पर 2 औरतें आती है और अपने घर में होने वाले फंक्शन के लिए सारे ताजे फल खरीद कर ले जाती है। ये सब देखकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती है। अरे वाह सिमरन, आज तो तुम्हारे सारे फल बिक गए। तुम्हें इन्हें बेचकर बहुत फायदा हुआ होगा और आज तुम्हारे नाम की पार्टी करेंगे हम। काश मेरे भी सारे फल फ्रूट बिक जाते तो हम दोनों इकट्ठे पार्टी करते। काश मेरे पास भी ग्राहक आ जाए और मेरे सारे फल फ्रूट बिक जाए तो हम जल्दी से यहाँ से फ्री होकर घूमने चलेंगे। और मैं अपनी बहन सुनैना के लिए पकोड़े लेकर जाऊंगी, उसको पकोड़े बहुत पसंद है। इस तरह कोमल ग्राहकों के आने का इंतजार करती है, लेकिन बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी ग्राहक नहीं आते और वो दोनों थक हार कर एक साथ अपने घर की ओर चली जाती है। तभी रास्ते में 2 बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं। अरे बेटा, हम लोगों को देखकर ऐसे मुंह फेर कर मत जाओ। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ये मेरा भाई है और हम दोनों बुजुर्ग होने के कारण रास्ते में धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन एक कार वाले ने हमारी टक्कर मार दी, जिसके कारण मेरे बड़े भाई के पैर में चोट लग गई और मेरे पास इसकी मरहम पट्टी कराने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम लोगों का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अपनी बुजुर्ग उम्र का बहाना लेकर जगह जगह बैठ जाते हो और पैसों की मांग करते हो, और इस धरती पर रहने वाले लोग तुम्हारी मदद भी कर देते हैं। और एक हमें देखो, हम गरीब हैं, सुबह सुबह उठकर पहले जंगल से फल तोड़ते हैं और फिर उन्हें बेचने मार्केट में जाते हैं। पूरा दिन धूप में खड़े होकर 4 पैसे कमाते हैं और उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि हमें वो 4 पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। और तुम यहाँ बैठे बैठे दोनों बुजुर्ग हमसे इतनी आसानी से पैसे लेकर मौज करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें मौज मारने दूंगी। मैं तुम्हें अपनी मेहनत का 1 रुपया नहीं दे सकती। चलो कोमल। नहीं नहीं सिमरन, ये सच में बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। और मेरी माँ ने सिखाया है कि जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। और इन्हें सच में चोट लगी है, ये बहाना नहीं बना रहे। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखो कोमल, तुम आजकल के चालाक लोगों से वाकिफ नहीं होगी, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो।
लेकिन मुझे इन लोगों का रग रग पता है, और अगर हम लोग ऐसे ही मुफ्त में सेवा करने लगे तो इन बुजुर्गों की तो सेहत वापस से जवानी में बदल जाएगी, क्योंकि इन्हें तो बस अपनी लाचारी दिखानी होती है। और इतनी देर धूप में खड़े होने के बाद वो 4 पैसे मैंने कमाए हैं, मैं अपने पैसे इस बुढ़े को नहीं दूंगी। ठीक है सिमरन, तो मत करो मुफ्त में सेवा, लेकिन मैं तो इन बुजुर्ग अंकल की मदद जरूर करूंगी, क्योंकि ये मेरे दादा की उम्र के हैं और मेरी माँ ने सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये लीजिए अंकल जी, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं और आज मेरी बिक्री नहीं हुई। अगर इन पैसों से आपके भाई की मरहम पट्टी हो सके तो आप पैसे रख लो। बेटा, तुम आज की बिक्री ना होने के बाद भी तुमने हमारी मदद की और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम एक बहुत समझदार बच्ची हो। वो बूढ़ा व्यक्ति कोमल को आशीर्वाद देता है और चला जाता है। तभी सिमरन कहती है, कोमल, तेरे पास खुद का खर्चा चलाने के लिए तो पैसे हैं नहीं और तूने उस बुढ़े को पैसे पकड़ा दिए। अब तू अपने घर में आज कैसे गुजारा करेगी? तेरी तो आज बिक्री भी नहीं हुई और ऐसे में मुफ्त सेवा नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारा खुद का नुकसान हो जाए। देख, मुझे देख, मैंने उस बुढ़ी की एक बात नहीं सुनी, और अपने आप को देख, तूने अपने पास बचे हुए पैसे भी उसको पकड़ा दिए। नहीं सिमरन, तुम गलत कह रही हो। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके और हमारा मन खुश हो सके। वो पैसे किस काम के जब हम किसी की मदद ही ना कर सके। और फिर मैं तो उस बुजुर्ग अंकल की मदद करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि अंकल भी बहुत खुश हुए और उन्हें देखकर मैं भी बहुत खुश हुई। तुझे समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। मुझे लगता है तुझे मेरी कोई भी बात समझ नहीं आई और अब मैं तुझे कुछ नहीं समझाना चाहती। चल, अब घर चलते हैं। इस तरह दोनों सहेलियां एक दूसरे से बात करते हुए अपने घर की तरफ चल देती है और चलते चलते उन्हें रास्ते में एक घायल हिरण मिलता है। अरे सिमरन, इस हिरण को देखो, ये कितना सुंदर है, लेकिन ये घायल होने के कारण चल नहीं पा रहा। क्यों ना हम इसकी मदद करें? क्या यार कोमल, तू हर जगह मदद करती रहती है। ऐसे मदद करते करते तुझे कुछ मिलेगा भी नहीं और फालतू का समय बर्बाद होता है, वो अलग। तेरी वजह से आज पहले ही घर जाने में देरी हो चुकी है। चल चल, हमें घर चलना चाहिए। अब इस हिरण के मरहम पट्टी करने मत बैठ जाइयो, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है और मैं तो चली अपने घर। सिमरन, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं इसको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि ये कितना सुंदर हिरण है कि मैं इसको अपने घर ले जाकर ठीक करना चाहती हूँ। ये जानवर है और कितना सुंदर है, और मुझे लगता है एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। सिमरन एक मतलबी लड़की होने की वजह से वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल उस हिरण को अपने गले में बंधे स्कार्फ से साफ करती है और इस स्कार्फ का आधा हिस्सा फाड़कर हिरण के पैर में बांध देती है। और ये सब करते करते रात हो जाती है और जंगल से डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है। कोमल अपने घर की तरफ चलने लगती है, लेकिन वो हिरण उसके पीछे पीछे चलने लगता है। डरावनी आवाज सुनकर कोमल डर जाती है। हे भगवान, मुझे बचा लो, कितनी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। मुझसे अपना एक कदम आगे नहीं रखा जा रहा। अब मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगी? और घर में सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोमल जोर जोर से रो रही होती है और कैसे भी करके हिम्मत करती है और धीरे धीरे जंगल से बाहर आने की कोशिश करती है कि तभी वो अपनी आंखों से जो देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके सामने 2 झरने बह रहे थे। एक झरने से सोने की साड़ियाँ बह रही थी और दूसरे झरने से डायमंड के लहंगे। और ये सब देखकर कोमल चौंक जाती है कि तभी उसके सामने एक डायमंड की परी प्रकट होती है। कोमल, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। ये दोनों झरने मेरे अपने झरने हैं। एक झरना सोने की साड़ियों का झरना है और दूसरा झरना डायमंड के लहंगों का झरना है। तुम्हें इनमें से जो भी झरना चुनना है तुम चुन सकती हो। दोनों झरने एक से बढ़कर एक अचंभे करते हैं। 2 बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम्हें सोने की साड़ियों का झरना मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे माता पिता मिल सकते हैं, लेकिन डायमंड के झरने के मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे माता पिता नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम बहुत पैसे वाली बन जाओगी और तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम इस पूरे गांव की रानी कहलाओगी।
बताओ तुम्हें कौन से झरने की रानी बनना है, सोने की साड़ी के झरने की या फिर डायमंड के लहंगों के झरने की? मुझे सोने की साड़ी के झरने की रानी बनना है, क्योंकि मैं जो भी कमाऊंगी वो खुशियाँ मैं अपने माता पिता के साथ ही पाना चाहूंगी। अकेले रहकर मेरी खुशियों में कौन मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो खुशी ही क्या जिसमें माता पिता साथ ना हो। कोमल, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो। तुम्हारे मन में जरा सा भी खोट नहीं है और ना ही तुम लालची किस्म की लड़की हो। तुमने अपने माता पिता को हर जगह अव्वल रखा और मैं ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तुम मेरे दिए हुए टेस्ट में पास हो गई हो। ये लो डायमंड के लहंगों का झरना। आज से ये झरना तुम्हारा हुआ। ये तुम्हें हर चीज देगा और तुम्हारी हर सिचुएशन में मदद करेगा। वो सारी बातें मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए कही थी, लेकिन तुमने मेरा टेस्ट बहुत आराम से पास कर लिया और अब तुम इसकी मदद से अपने मन की हर इच्छा को पूरी कर सकती हो। ये सब कहकर परी कोमल को डायमंड के लहंगों का झरना दे जाती है। इसके बाद कोमल डायमंड के लहंगों की रानी बन जाती है और फिर वो अपनी पूरी फैमिली को उस डायमंड के लहंगों के झरने में ले आती है और उन्हें अपने साथ रखती है। कोमल रानी परी बनने के बाद बहुत खुश होती है और उसे रानी बनता हुआ देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और इस तरह कोमल गांव के हर जरूरतमंद इंसान की मदद करती है और सभी को बहुत खुश रखती है। कोमल के गांव में सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और कोमल और उसके परिवार में अब किसी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। रानी परी की नन्ही राजकुमारी परी। एक बार की बात है, एक कोमल नाम की बहुत खूबसूरत नन्ही परी थी जो आज तक पृथ्वीलोक नहीं आई थी। न ही उसने कभी धरती का नजारा देखा था। जहाँ पर हर कोई खुश रहता था वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं था और सभी लोग कोमल परी से बहुत प्यार करते थे और वो भी सबकी बहुत इज्जत करती थी और सबसे प्यार से बातें किया करती थी। एक दिन नन्ही परी का धरती पर घूमने का बहुत मन करता है। रानी परी से इजाजत लेने के लिए वो रानी परी के महल जाती है और कहती है, रानी परी, मैं आपसे यहाँ पर आज्ञा लेने आई हूँ। मैं काफी दिनों से धरती पर जाने की सोच रही हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा दे दे तो मैं एक बार धरती पर जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कोमल परी, हम तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हुए। अब तुमने बहुत कुछ सीख भी लिया है तो तुम धरती पर जा सकती हो। रानी परी से आज्ञा लेने के बाद कोमल परी दुनिया का दौरा करने का फैसला करती है और वो धरती पर उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। धरती पर पहुंचकर कोमल परी देखती है कि वहां पर तो बहुत ही सुंदर सुंदर शहर है, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है और वहां पर बहुत ही ज्यादा तकनीकी फैली हुई है। ये सब देखकर कोमल परी बहुत खुश होती है। अब कोमल परी धरती को और अच्छे से देखना चाहती थी। जैसे जैसे वो धरती पर इंसानों की खोजबीन करती है तब उसे एहसास होता है कि धरती पर सभी लोग अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं और वो अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वो हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा चाहते हैं। ये देखकर कोमल परी थोड़ी उदास हो जाती है। यहाँ धरती पर कितने सारे अद्भुत चीजें हैं, परंतु फिर भी मानव अपने चीजों से प्रसन्न नहीं हुआ है। वो हमेशा अपनी इच्छा से ज्यादा चाहता है। ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमेशा दुखी रहेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ कभी अच्छी नहीं लगेंगी उन्हें। आसमान में उड़ते उड़ते परी एक गांव में पहुंच जाती है। गांव की हवा बहुत ही ज्यादा शुद्ध थी और वहां पर परी को सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। परी जैसे ही उड़ते उड़ते सड़क के किनारे पहुंच जाती है, वहीं एक गांव में उसे एक छोटी सी लड़की रोते हुए नजर आती है। परी उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें बच्चे, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? यहाँ गांव में तो सभी लोग इतने खुश हैं। मुझे बताओ, तुम्हें अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता मजदूरी करने गए हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। छोटी बच्ची की बात सुनकर कोमल परी को समझ आ जाता है कि उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। ये देखकर परी को छोटी बच्ची के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है।
कोमल परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस छोटी बच्ची के सामने ढेर सारे सुंदर सुंदर खिलौने प्रकट कर देती है। खिलौने देखकर छोटी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सारे खिलौने लेने के बाद छोटी बच्ची परी को धन्यवाद दे देती है। परी को बच्ची की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। जब कोमल परी वहाँ पर छोटी बच्ची की मदद कर रही होती है तो ये सब रानी परी देख रही होती है। कोमल परी का दयालु स्वभाव देखकर रानी परी को बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे को खुश देखकर कोमल परी को बहुत अच्छा लगता है। तभी कोमल परी को ये एहसास होता है कि वो पृथ्वी लोक पर लोगों को खुश कर सकती है और अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद से कोमल परी इंसानों की दुनिया में रहने लगती है और वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। वो अपनी जादू का इस्तेमाल करती है और गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुसीबत में मदद करती है। जब भी कोमल परी को कहीं भी उदासी दिखती तो वो वहाँ पर प्यार फैलाने की कोशिश करती और इस प्रकार नन्ही कोमल परी हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर ही रहने लगती है और उसके इस फैसले से रानी परी भी बहुत खुश होती है। नीली परी की जादुई साड़ी। बहुत समय पहले की बात है। पूजा अपने पति कमल के साथ ही रहती थी। पूजा और कमल को एक साथ रहते 5 साल हो गए थे। इतने सालों के बाद भी पूजा और कमल की कोई संतान नहीं होती, जिसके कारण पूजा और कमल बहुत परेशान रहते थे। पूजा जब बच्चों को स्कूल जाता देखती और अपने घर के आसपास बच्चों को खेलता हुआ देखती तो उसकी आंखें भर आती। उसको बहुत दुख होता था। वो हमेशा भगवान से एक ही विनती करती थी, हे भगवान, मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए लेकिन आज तक मेरी कोई अपनी संतान नहीं हुई। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे बांझ बनाकर भेजा। मेरा भी एक माँ बनने का सपना पूरा कर दो ना भगवान। पूजा हमेशा भगवान से एक ही विनती करती कि उसे औलाद का सुख जल्द से जल्द मिल जाए और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कुछ दिनों बाद पूजा की प्रार्थना भगवान सफल कर देते हैं और पूजा की कोख हरी भरी कर देते हैं। एक दिन अचानक पूजा की तबीयत खराब हो जाती है और तभी कमल और पूजा अस्पताल जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि पूजा माँ बनने वाली है। ये जानकर पूजा और कमल दोनों ही खुशी से झूम उठते हैं। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपने सुना, मैं माँ बनने वाली हूँ और अब बाप, अब हम भी अपना बच्चा अपने हाथों से खिला सकेंगे और उसकी परवरिश कर सकेंगे। इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया। हाँ, भगवान ने हमारी देर से सुनी लेकिन सुन ली। अब हमारे घर में भी एक नन्हा मुन्ना बालक होगा जो शैतानी किया करेगा। पूजा और कमल अपने संतान की आने की खुशी में बहुत खुश होते हैं और कमल पूजा को अस्पताल से घर ले जाता है और फिर पूजा का खूब ख्याल रखता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पूरे 9 महीने हो जाते हैं और पूजा की डिलीवरी होती है और एक प्यारी सी गुड़िया जन्म लेती है। पूजा और कमल अपनी प्यारी सी गुड़िया को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और शाम को अस्पताल से घर अपनी गुड़िया को लेकर चले जाते हैं और घर आने के बाद अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखते हैं। लक्ष्मी के आ जाने के बाद घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती और वे दोनों बहुत खुश होते हैं। पूजा और कमल दोनों मिलकर लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। लक्ष्मी अब 4 साल की हो जाती है और पूजा और कमल मिलकर उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और वह स्कूल जाने लगती है। स्कूल जाते जाते एक दिन लक्ष्मी अपनी माँ पूजा से कहती है, माँ, स्कूल में सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ रही है तो क्या हम भी बाकी बच्चों की तरह अपने मामा के घर जाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल चलेंगे मेरी लाडली। तुम अब बड़ी हो गई हो और पहली बार अपने मामा के घर जाओगी तो मैं तुम्हें जाने के लिए भला रोक सकती हूँ क्या? हम जरूर चलेंगे। तुम अपना हॉलिडे होमवर्क अपने साथ लेकर चलना ताकि मैं तुम्हें वहाँ पर तुम्हारा काम भी समय से करा सकूँ और हम वहाँ एंजॉय भी कर सके। माँ, मैं चाहती हूँ कि हम मामा की यहाँ कम से कम 10 से 15 दिन की छुट्टियाँ बिता कर आएं। चिंता मत करो मेरी गुड़िया, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही हम करेंगे। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारी हर इच्छा हम दोनों पूरी करेंगे। ऐसी ही दोनों माँ बेटियाँ हंसती खेलती अपने घर के आंगन में बैठी होती है और शाम हो जाती है और फिर कमल भी आ जाता है।
कमल के आने के बाद पूजा अपनी बेटी लक्ष्मी की डिमांड अपने मामा के यहाँ जाने की कमल को बताती है और पूरी बात सुनकर कमल कहता है, हाँ, हमारी बेटी बड़ी हो गई है और वो अपने मामा के यहाँ पहली बार जाएगी और मैं अपने बॉस से छुट्टी के लिए कह दूंगा और मुझे यकीन है कि मेरा बॉस नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त है और हम फिर वहाँ पहुँचकर बहुत एंजॉय करेंगे। 4 दिन बाद लक्ष्मी और उसके माता पिता ट्रेन से उसके मामा के घर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में पहुंचकर सभी बहुत खुश थे। लक्ष्मी अपने मामा के घर पहुंचकर बहुत एंजॉय करती है और पूरा एक दिन घर में रेस्ट करके अगले दिन सभी दिल्ली घूमने निकल जाते हैं। दिल्ली घूमने के लिए सभी दिल्ली घुमाने वाली बस में बैठ जाते हैं। लक्ष्मी अपने मामा के बच्चों के साथ और अपने माता पिता के साथ बहुत एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसकी नजर एक गरीब लड़की पर पड़ती है। लक्ष्मी आइसक्रीम खा रही होती है और तभी वो आइसक्रीम लेकर उस लड़की को देने जाती है। लड़की वहाँ से चलने लगती है और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे आइसक्रीम देने चली जाती है और अचानक वो गरीब लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और वो अजीब सी सुनसान जगह पर पहुँच जाती है। कहाँ गई वो लड़की जिसको मैं आइसक्रीम देने इतनी दूर आ गई? मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। कोई है यहाँ पर? मुझे दिल्ली घुमाने वाली बस जहाँ खड़ी होती है वहाँ ले जाओ, मेरे मम्मी पापा वहीं पर है। लक्ष्मी वहाँ रो रही होती है कि तभी उस गरीब लड़की की माँ आती है जो बहुत ज्यादा खूंखार होती है, जो बच्चे किडनैप करने की गैंग में काम करती है। लक्ष्मी उस औरत को अपनी तरफ आते हुए देखकर बहुत खुश होती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मैं अपने माता पिता और मामा के साथ दिल्ली घुमाने वाली बस में दिल्ली घूमने के लिए निकली थी, परंतु एक गरीब लड़की को देखकर मैंने सोचा कि मैं अपनी आइसक्रीम उसको दे दूं, लेकिन वो तो अचानक गायब हो गई और मैं यहाँ एक अजीब सी जगह पर आ पहुँची जहाँ से मेरी बस भी नहीं दिख रही। हाँ, मैं जानती हूँ वो दिल्ली घुमाने वाली बस कहाँ पर खड़ी है। चलो मैं तुम्हें उस बस के पास ले चलती हूँ। इस तरह वो किडनैपर औरत एक छोटी सी 4 साल की बच्ची लक्ष्मी को अपने साथ अपनी गैंग के पास धोखे से ले जाती है। दूसरी तरफ लक्ष्मी के माता पिता और लक्ष्मी के मामा दिल्ली घुमाने वाली बस के चारों तरफ लक्ष्मी को ढूंढते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं मिलती, जिसके कारण सभी परेशान हो जाते हैं और फिर लक्ष्मी के मामा दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट करवाते हैं, लेकिन लक्ष्मी का कुछ दिनों तक कुछ पता नहीं चलता। कमल, इतने सालों बाद हमारी लक्ष्मी हमारे पास आई और अचानक वो कहाँ चली गई? प्लीज तुम कैसे भी करके उसको ढूंढो। तुम परेशान मत हो पूजा, मैं भी बहुत चिंतित हूँ, लेकिन ऐसे रोने धोने से और अपना मन हल्का करने से हमारी बेटी तो नहीं मिल पाएगी ना, इसलिए तुम सब्र करो, सब अच्छा होगा और दिल्ली पुलिस हमारी बेटी को जरूर ढूंढ कर ले आएगी हमारे पास। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी लक्ष्मी के खो जाने पर बहुत चिंतित थे। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाने के बाद लक्ष्मी का कोई पता नहीं चलता। लक्ष्मी के ना मिलने के बाद पूजा और कमल दोनों दिल्ली में ही रहने का फैसला करते हैं, जब तक उनकी बेटी उन्हें मिल नहीं जाती तब तक। और दूसरी तरफ लक्ष्मी भूखी प्यासी एक कमरे में बैठी रो रही होती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आ रही होती है। आप तो बता रही थी कि मुझे दिल्ली घुमाने वाली बस कहाँ से मिलती है, तो आप मुझे अपने इतने बेकार से घर में क्यों ले आई? आप मुझे कैसे भी करके मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ आइए। तू ज्यादा मत बोल लड़की, जब से आई है मेरा दिमाग खा रखा है। अपने माँ बाप का नंबर बता, मैं तुझे सच में छोड़ दूंगी, क्योंकि तूने तो मेरा सर दर्द कर रखा है। किडनैपर औरत कैसे भी करके लक्ष्मी का पता निकाल लेती है और किडनैपर औरत को लक्ष्मी के मामा का घर का पता चल जाता है। वो उनके घर कॉल करती है और कहती है, तुम लक्ष्मी के मामा बात कर रहे हो क्या? मुझे छानबीन के बाद तुम्हारा पता चला है। हाँ, मैं लक्ष्मी का मामा बात कर रहा हूँ। क्या आपको हमारी बेटी मिल गई है? हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। बहुत जल्दी में दिख रहे हो, मैंने तो तुमसे पैसों की डिमांड भी नहीं करी। लगता है बहुत लाडली लड़की है तुम्हारी। पूजा अपने भाई के पास किडनैपर औरत के कॉल आते ही अपने भाई से फोन लेकर कहती है, हमारी एक ही बेटी है, आप इसको प्लीज हमें दे दो। हम अपना गांव छोड़कर यहाँ दिल्ली में अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं एक ही शर्त पर इस लड़की को वापस दूंगी, तुम लोग मुझे 50 लाख रुपए कैश ला कर दोगे तब। हाँ ठीक है, तुम हमें एड्रेस भेज दो, हम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पूजा अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है
और वो किडनैपर औरत को 50 लाख देने के लिए अपने पति कमल और अपने भाई के साथ उसके बताए हुए एड्रेस पर चली जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद किडनैपर औरत लड़की वापस करने से मना कर देती है और अपनी डिमांड और भी हाई करने लगती है। ये सब देख ऊपर बैठी नीली परी नीचे आती है और अपना जादू करती है। तुम चिंता मत करो पूजा, तुम अपनी बेटी को जरूर अपने पास देखोगी और मैं किसी को भी परेशान होता नहीं देख सकती, इसलिए मैं परीलोक से ये सब देखकर नीचे तुम्हारे पास आई हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी। ये लो ये जादुई साड़ी पहनकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी मांगूंगी और अगर ये सच में जादुई साड़ी है तो ये मेरी बेटी मुझे वापस ला कर देगी ना। तुम जादुई साड़ी को पहन लो और फिर इसका मजा अब खुद अपनी आँखों से देखो। इतना कहकर नीली परी वहाँ से चली जाती है और पूजा जादुई साड़ी पहनकर कहती है, हे जादुई साड़ी, लक्ष्मी मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि लक्ष्मी मेरे पास वापस से आ जाए और हम अपने चैन और सुकून की जिंदगी जी सके। पूजा के इतना कहते ही उसकी बेटी लक्ष्मी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। माँ, क्या मैं आपके पास सच में आ गई हूँ क्या माँ? अब आप मुझे अपने आप से कहीं भी दूर मत जाने देना। मैं बहुत परेशान हुई माँ, मेरा आपके बिना इस संसार में कोई नहीं है। अपनी बेटी लक्ष्मी को ये सब बोलता देख पूजा बहुत जोर जोर से रोती है और उसे गले लगा लेती है और नीली परी को धन्यवाद करती है। और ये सब देख कमल और पूजा बहुत खुश होते हैं कि उनकी इकलौती बेटी लक्ष्मी उनके पास वापस आ गई है। लक्ष्मी को वापस आने के बाद लक्ष्मी के मामा दिल्ली में एक पार्टी रखते हैं और फिर 2 दिन बाद लक्ष्मी और लक्ष्मी के माता पिता वापस से अपने गांव चले जाते हैं और इस तरह लक्ष्मी की फैमिली हंसी खुशी एक साथ गांव पहुंच जाती है। और जादुई साड़ी की मदद से पूजा अब गांव में एक बड़ी कपड़ों की दुकान खोल लेती है और कमल खाने पीने की दुकान खोल लेता है, जिससे वे दोनों अपनी बेटी का ख्याल भी रख सकते हैं और अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं और इस तरह वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।